CA 31 मिस्टीरियस इधिका। आकर्ष ऑफिस में बैठकर इधिका के भेजे हुए डिवोर्स पेपर्स को देख रहा था। इधिका ने एलिमनी और मेंटेनेंस वाले कॉलम को उसे काफी ध्यान से पढ़ने के लिए कहा था। आकर्ष ने पेपर्स खोले ही थे कि तभी वहां पृथ्वी आ गया। पृथ्वी ने आते ही बताया कि उसे उनकी शादी के बारे में कुछ पता चला है। वो आगे कुछ बताता उससे पहले उसकी नज़र इधिका के भेजे हुए पेपर्स पर पड़ी तो अचानक ही वो जोर जोर से हंसने लगा। पृथ्वी की इस हरकत पर आकर्ष ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो पृथ्वी ने तुरंत खुद की हंसी को कंट्रोल करके जवाब दिया, ये लड़की सच में पागल हो गई है। इसने ये क्लोज क्यों डलवाया है कि आप उनकी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते हैं? प्रॉपर्टी के नाम पर उसके पास है ही क्या? लोगों से लिए हुए उधार के पैसे या कुछ पार्ट टाइम्स जॉब? इधिका के बारे में पूरी तरह ना जानने की वजह से वो यही समझ रहे थे कि इधिका बहुत गरीब है और एक नॉर्मल सी लाइफस्टाइल मुश्किल से हैंडल कर पाती है। हाँ, ऊपर से मैडम ने इसे गौर से पढ़ने के लिए भी कहा है। आकर्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा ही है। पृथ्वी ने सिर हिलाकर कहा। डिवोर्स पेपर्स देखने के बाद एक पल के लिए वो भूल गया था कि वो यहाँ किस काम से आया था। आकर्ष ने पृथ्वी की तरफ देखकर गंभीर आवाज में पूछा, तुम कुछ जरूरी बताने के लिए आए थे? क्या पता चला है तुम्हें हमारी शादी के बारे में? पृथ्वी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने अपने आदमी से सिविल अफेयर्स ब्यूरो की फुटेज निकलवाई थी। वहां से पता चला कि वो लगभग 1 महीने पहले वहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी रजिस्टर कराने के लिए गई थी। तभी उसे आपके साथ शादी रजिस्टर होने के बारे में पता चला है। वो इस बारे में पहले नहीं जानती थी कि आपकी और उसकी शादी हो चुकी है। आकर्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ सोच रहा था, फिर उसने कुछ पल रुककर पृथ्वी से पूछा, और तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ और ही लगता है, पृथ्वी ने जवाब दिया। एक पल के लिए उसने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। वो कुछ भी कहने से हिचकिचा रहा था क्योंकि अब इधिका लीगली आकर्ष की पत्नी थी। आकर्ष उसका डर समझ सकता था। उसने पृथ्वी से कहा, जो कहना है बिना डरे सीधे सीधे कहो। मुझे लगता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। वो लड़की काफी मिस्ट्रियस है। मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी लेकिन कुछ खास पता ही नहीं चला। उसे सिंघानिया हाउस छोड़े हुए 9 साल हो जाएंगे। इन 9 सालों में उसने क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में ठीक से कोई नहीं जानता। खासकर पिछले 3 सालों के बारे में। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अपने बारे में इस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन छुपा कर नहीं रखता है। कोई उसके बारे में जानता क्यों नहीं है, ये बात मुझे और संदेह में डाल रही है। पृथ्वी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया था। आकर्ष पृथ्वी की बताई हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचने लगा। उसने थोड़ी देर रुकने के बाद जवाब में कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वैसा क्यों कर रही होगी? उसके बारे में तो नहीं पता, पर वो लड़की बहुत शातिर है। उसकी मासूम और सीधी साधी शक्ल पर जाकर कोई भी उस पर यकीन कर सकता होगा, पर मैं नहीं करने वाला और ना ही आपको करने दूंगा, पृथ्वी ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा। और कुछ पता चला? हमारी शादी कब और कैसे हुई थी? इस बारे में कोई क्लू मिला? आकर्ष ने आगे पूछा। इधिका की तरह वो भी बेचैन था इस बारे में जानने के लिए। पृथ्वी ने ना में सिर हिलाकर कहा, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। मुझे लगता है इस बारे में मिसेज राजवंश काफी कुछ जानती है। हमें उनके याद आने के इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पृथ्वी जब आया था तब ऐसे दौड़ कर आया था जैसे उसे बहुत कुछ पता चल गया था, लेकिन अब उसने कुछ खास नहीं बताया था। आकर्ष ने उसे बोरियत भरी निगाहों से देखा। पृथ्वी उन नजरों को समझ सकता था। आकर्ष को गुस्सा आता था जब कोई उसका टाइम खराब करता था। पृथ्वी ने नजरें झुकाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमारी जांच जारी है। हम आज नहीं तो कल पता लगा ही लेंगे।
आकर्ष ने गहरी सांस ली और डिवोर्स पेपर्स के 2 प्रिंट निकाले। फिर उसने उन पेपर्स को देखते हुए पृथ्वी को पूछा, अनामिका के बारे में कुछ पता चला? मैंने तुम्हें उससे कांटेक्ट करने के लिए कहा था। पता है ना, वो अल्जाइमर पर एक क्लिनिकल रिसर्च कर रही है और उसकी बनाई मेडिसिन हमारे कितने काम आ सकती है। बोलते हुए आकर्ष ने सख्त निगाहों से पृथ्वी की तरफ देखा। उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है। ऐसे लग रहा है जैसे उसने खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल कर लिया है। करना ही था, आखिर इतनी बायोटेक कंपनियां उसके पीछे पड़ी थी। एक तो उसकी पहचान सामने नहीं आ रही है, ऊपर से उसकी रिसर्च की वजह से उन्हें काफी घाटा हो रहा है। पृथ्वी ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा। आकर्ष उसकी तरफ सख्ती से देख रहा था। वो बोला, तुम जानते हो ना, मुझे बहाने बनाने वाले लोग पसंद नहीं है। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है पृथ्वी। मुझे रिजल्ट चाहिए। ना तुम मिस सिंघानिया के बारे में कुछ खास पता लगा पाए और ना ही अनामिका से कांटेक्ट हो पाया। मुझे अनामिका की बनाई दवाइयाँ दादी के लिए चाहिए। मैं समझ सकता हूँ सर, आपके लिए मिस अनामिका से कांटेक्ट करना कितना जरूरी है। मैंने इस मामले में अपने पूरे सोर्सेस लगा दिए हैं। आप बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। पृथ्वी ने नजरें झुकाकर कहा। आकर्ष ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और जाने का इशारा किया। पृथ्वी वहां से चला गया था। वो जानता था कि उसने अपने बॉस को नाराज कर दिया है। ये सब उस सिद्धिका सिंघानिया की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से सर का मूड एनी टाइम बिगड़ रहता है। सोचा था उससे पीछा छूट जाएगा, पर किसे पता था कि सच में वो उनकी वाइफ निकलेगी। अब तो जल्द से जल्द डिवोर्स हो, तभी बात आगे बढ़ेगी। पृथ्वी ने मन ही मन कहा और फिर अपने काम पर लग गया था। वहीं दूसरी तरफ इधिका वसुधा के साथ थी। वो दोनों साथ में डिनर कर रही थी। इधिका ने वसुधा के लिए खास हेल्दी डिशेस बनाई थी जो काफी टेस्टी थी। वसुधा उसे टेस्ट करके बोली, पता है बहू, यही कारण है कि मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करती हूँ। तुमने अपने हाथ का खाना उस लड़के को क्यों नहीं खिलाया? कहते हैं पति के पेट का रास्ता उसके दिल से होकर गुजरता है। देखना, जिस दिन वो तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाएगा तो उसे तुमसे और ज्यादा प्यार हो जाएगा। जी दादी, आप ऐसा कह रही हैं तो मैं जरूर उसके लिए कुछ बनाऊंगी। इधिका ने मुस्कुराकर धीरे से जवाब दिया और फिर वो मन ही मन बोली, अब आपको क्या बताऊं दादी, मैंने उसके लिए खाना बनाया था लेकिन उस अकड़ू ने मेरी तारीफ करना तो दूर, मुझे कमरे से बाहर निकाल फेंका था। इस बार उसके लिए कुछ बनाने का मौका मिला तो कुछ ऐसा डाल दूंगी जिससे उसका पेट खराब हो जाएगा और तब जाकर उसकी अकड़ कम होगी। इधिका मन ही मन आकर्ष को कोस रही थी। तभी उसके मोबाइल पर आकर्ष का मैसेज आया, मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी मुझसे मिलने आओ। आकर्ष ने मैसेज में लिखा था। इधिका ने एक नज़र वसुधा की तरफ देखा जो खाना खाने में बिजी थी। उसने उनसे कहा, दादी मैं अभी आती हूँ। वो एक्चुअली बाहर कोई मुझसे मिलने के लिए आया है। ठीक है, फिर जल्दी आना, वसुधा ने मुस्कुराकर कहा। इधिका ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर जल्दी से बाहर गई। आकर्ष अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। इधिका उसके पास गई तो आकर्ष ने उसके हाथ में डिवोर्स पेपर देते हुए कहा, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो ताकि आगे की प्रोसेस को फॉलो किया जा सके। आकर्ष इधिका के चेहरे को गौर से देख रहा था। उसे लगा इधिका पेपर्स पे साइन नहीं करेगी और कोई बहाने बनाएगी। इसके बजाय उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से पेपर साइन करके आकर्ष को देते हुए बोली, क्या हम कल ही इन्हें सबमिट करने जा सकते हैं? क्या तुम्हें इतनी जल्दी है डिवोर्स लेने की? आकर्ष ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ बिल्कुल, इधिका ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। इधिका को तलाक लेने की जल्दी इस वजह से थी क्योंकि उसे अपनी कंपनी को पब्लिक करना था। अब वो और अपनी दूसरी पहचान के पीछे छुपकर नहीं रहना चाहती थी।
ठीक है, फिर हम कल ही चलेंगे। अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट ले लेना तुम, आकर्ष ने सख्ती से कहा। बात करते हुए अचानक उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। इधिका उसके चेहरे के बदले हुए भावों को देखकर हैरान थी। उसने पलट कर देखा तो वसुधा खड़ी थी। उन दोनों को यही उम्मीद थी कि वसुधा ने उनकी बात नहीं सुनी होगी क्योंकि वो उनसे थोड़ा दूरी पर थी। आकर्ष और इधिका जल्दी से उनके पास गए तो वसुधा ने अपनी चेस्ट को पकड़ रखा था। वो गहरी तेज सांसें लेते हुए बोली, तुम दोनों तलाक ले रहे हो। इतना कहकर वो धड़ाम से गिर पड़ी। CH-32 रास की बात। गोवा के लाइफ केयर हॉस्पिटल के VVIP वार्ड में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। डॉक्टर अंदर वसुधा को ट्रीट कर रहे थे तो वहीं बाहर आकर्ष और इधिका थे। आकर्ष दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। उसकी नजरें वसुधा के प्राइवेट रूम की तरफ थी तो वहीं इधिका कमरे के पास वेटिंग एरिया में लगे काउच पर बैठी थी। आकर्ष के हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई थी। वसुधा ने उन दोनों के तलाक लेने की बात को सुन लिया था और उसी के चलते उनकी तबीयत खराब हो गई थी। आकर्ष तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया था। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने आकर्ष की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहा, पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, लेकिन मैंने आपको समझाया था मिस्टर राजवंश। उनकी उम्र नहीं रही है किसी भी तरह का तनाव झेलने की। आपको उन्हें स्ट्रेस और टेंशन से दूर रखने की जरूरत है। इधिका ने आकर्ष के चेहरे की तरफ देखा। इतने दिनों में पहली बार उसने आकर्ष के चेहरे पर परेशानी के भाव देखे थे। वो डॉक्टर से ऐसी शब्द नहीं सुनना चाहता था कि वो खतरे से बाहर है। आकर्ष ने अपनी तरफ से वसुधा की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इधिका ने आकर्ष के हाथों की तरफ देखा तो वो हल्के कांप रहे थे। आकर्ष ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसने अपनी शर्ट का एक बटन खोला और टाई को लूज कर लिया था। वो काउच पर आकर बैठा तभी उसे अंदर से नर्स की आवाज सुनाई दी, मैडम होश में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। नर्स की बातों से साफ था कि वसुधा को होश आ गया है। आकर्ष जल्दी से काउच से खड़ा हुआ और वसुधा के कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे इधिका भी अंदर गई। उन दोनों के अंदर आते ही वसुधा ने उनकी तरफ सूनी नजरों से देखा। वसुधा ने इधिका से बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, बहू मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बुरा सपना देखा था जहां तुम और ये बच्चा तलाक लेने जा रहे थे। वो एक सपना ही था ना? तुम दोनों तलाक नहीं ले रहे हो ना? वसुधा को आकर्ष का नाम तक याद नहीं रहता था। वो उसे लड़का या बच्चा कहकर बुलाती थी। वसुधा को अभी भी ये डर सता रहा था कि इधिका और आकर्ष अलग हो जाएंगे। इधिका जवाब में कुछ नहीं बोली। वो झूठ बोलकर वसुधा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। तभी आकर्ष ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये सच नहीं है। तो तुम दोनों तलाक नहीं ले रहे हो ना? वसुधा ने आकर्ष की तरफ देखकर एक बार फिर पूछा। उनकी आवाज भारी हो रही थी। हाँ, हम तलाक नहीं ले रहे हैं। मैं बस इससे मिलने के लिए आया था। आप जानती है इस तरह कपल्स एक दूसरे से छुप कर मिलते रहते हैं। आकर्ष ने बहाना बनाकर कहा। ठीक है, फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट और ID मुझे दे दो, वसुधा बोली। वो अपनी तसल्ली के लिए वो सब करना चाहती थी जिससे आकर्ष और इधिका अलग ना हो। आकर्ष उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। उनकी खुशी के लिए उसने कहा, वो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं कल तक आपको लाकर दे दूंगा। आप अपने पास ही रख लीजिएगा। इधिका इन सब में बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी तो वसुधा को शक हो रहा था। उसने इधिका की तरफ देखकर फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, बहू ये लड़का सच तो बोल रहा है ना? तुम दोनों तलाक नहीं ले रहे हो ना? नहीं, इधिका ने जवाब में इतना ही कहा।
डॉक्टर ने थोड़ी देर पहले ही वसुधा को टेंशन लेने से मना किया था, इसलिए इधिका चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता पाई। इधिका के कहने के बाद ही वसुधा को तसल्ली हुई और उनके चेहरे पर हल्की सी छोटी मुस्कुराहट थी। हालांकि वसुधा की देखभाल करने के लिए नर्स अवेलेबल थी, फिर भी आकर्ष और इधिका ने वहीं पर रुकने का डिसीजन लिया। वसुधा को नींद नहीं आ रही थी तो वो आकर्ष और इधिका की तरफ देख रही थी। इधिका बोर होने की वजह से अपने मोबाइल में लगी हुई थी। इधिका ने मन ही मन कहा, ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। दिशांक भी कुछ नहीं कर पा रहा। अगर यही चलता रहा तो मैं अल्जाइमर मेडिसिन पर जो रिसर्च कर रही हूँ वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। पता नहीं वो बायोमेडिकल पेपर्स मुझे कब हासिल होंगे। इधिका का काम नहीं होने की वजह से वो थोड़ा इरिटेट हो रही थी। तभी उसके पास आकर्ष का मैसेज आया। इधिका ने उसकी तरफ घूर कर देखा। वसुधा के पास होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहा था। आकर्ष ने इशारे से इधिका को मैसेज चेक करने के लिए कहा। इधिका ने मैसेज चेक किया तो आकर्ष ने लिखा था, दादी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। जब तक उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती हम डिवोर्स को पोस्टपोन कर देते हैं। इधिका उसे मना तो करना चाहती थी, पर वसुधा की हालत देखते हुए वो कुछ कह नहीं पाई। उसने ओके लिखकर रिप्लाई भेज दिया था। वैसे भी डिवोर्स पेपर पर साइन हो चुके थे तो तलाक कभी भी हो, क्या फर्क पड़ता था। पेपर साइन हो जाने के बाद ये मेरे मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा और ना ही मेरी किसी भी प्रॉपर्टी या बाकी चीजों पर इसका हक होगा। थोड़े टाइम रुक जाती हूँ दादी के लिए, इधिका ने मन ही मन कहा। इधिका के जवाब देते ही आकर्ष ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारी कोई डिमांड है जो मैं पूरी कर सकता हूँ? जब दादी ठीक हो जाए तो जल्दी से जल्दी तलाक दे देना। मेरी यही डिमांड है जो सिर्फ तुम ही पूरी कर सकते हो, इधिका ने रुडली जवाब दिया और फिर आकर्ष की तरफ देखकर मुंह बनाया। आकर्ष ने भी उसे अजीब नजरों से घूरा। वो मन ही मन बोला, अजीब लड़की है, इसे इतना एटीट्यूड किस बात का है। मैं सामने से हेल्प ऑफर कर रहा हूँ लेकिन इसे अपने ईगो में रहना है। मुझे क्या, करती रहे अपनी वही पार्ट टाइम जॉब्स। वसुधा ने उन दोनों के चेहरे की तरफ देखा जो एक दूसरे को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहे थे। उनका इस तरह झगड़ा होना उनके लिए अच्छा नहीं था। यही सोचकर वसुधा ने आकर्ष से हल्की सख्त आवाज में कहा, बच्चे मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू राजवंश एम्पायर में काम करें। इसके लिए तुम अपनी कंपनी में एक सूटेबल जॉब ढूंढ सकते हो। उसके बाद वसुधा मन ही मन बोली, दोनों पूरे दिन एक साथ रहेंगे तो अपने लड़ाई झगड़े को भूलकर फिर से साथ आ जाएंगे। मुझे अच्छे से पता है ये बच्चा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। वसुधा की जो हालत थी उसके बाद आकर्ष उसकी कोई भी बात वैसे भी मना नहीं कर रहा था। उसने हमें सिर हिलाकर कहा, ठीक है मैं इसके लिए काम देख दूंगा। आकर्ष ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और इधिका की तरफ देखकर अपने मन में कहा, दादी की तबीयत के लिए इस लड़की के लिए और न जाने क्या कुछ करना पड़ेगा। अच्छे से ब्लैकमेल कर रही है दादी आप मुझे। वो जानता था कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। पूरी रात आकर्ष उनके पास रहने वाला था तो वो अपनी हर जायज नाजायज जिद उससे पूरी करवाने वाली थी। आकर्ष के हाँ कहते ही वसुधा ने कहा, तुम मेरी बहू को क्या काम करने को दोगे? देखो उसे एक अच्छी जॉब देना। फिर वो कुछ पल रुक कर बोली, ठीक है तुम रहने दो, ये भी मैं सोच लूंगी। बस तुम वही करना जो मैं कह रही हूँ। बहू कल तुम इसके साथ काम पर जाओगी और ऑफिस में इसके साथ रहोगी। ओके दादी, इधिका ने जवाब दिया। उस कमरे में हो रही सारी बातें काफी फॉर्मल थी, खासकर आकर्ष और इधिका के बीच में। इधिका ने गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, अजीब मुसीबत है, अब इसे पूरे दिन झेलना पड़ेगा। वैसे राजवंश एम्पायर में काफी सारा डेटाबेस मौजूद होगा। मुझे जो पेपर्स चाहिए वो मुझे राजवंश एम्पायर में मिल सकते हैं। इस बीच पृथ्वी वहां पर पहुंचा। उनकी एक मीटिंग लाइन अप थी।
आकर्ष उसे मना करना चाहता था पर इधिका वहां पर मौजूद थी तो आकर्ष वहां और नहीं रुकना चाहता था। वो जानता था कि पूरी रात वसुधा उससे कुछ ना कुछ मनवाती रहेगी। आकर्ष वहां से खड़ा हुआ और वसुधा से बोला, दादी मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना होगा। वसुधा ने उसे जाने की इजाजत दे दी थी। बाहर आते ही पृथ्वी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब समझ आ रहा है इस लड़की को तलाक की इतनी जल्दी क्यों थी। काफी प्लान किया है सर इसने, मैं बता रहा हूँ। आपके सामने इसने पेपर्स तो साइन कर दिए और फिर जानबूझकर अपने पीछे दादी को लेकर आई। इसका इरादा ही नहीं है आपसे तलाक लेने का। कोई तरीका नहीं है उससे पीछा छुड़ाने का पृथ्वी। अब तो दादी ने उसे ऑफिस में काम देने का भी बोल दिया है। आकर्ष ने लाचारी से कहा, सर आपको मना कर देना चाहिए था। ऑफिस में आने के बाद कहीं उसने हमारे सीक्रेट फाइल्स के साथ छेड़खानी की तो? जरूर इसके लिए भी उसने दादी को बहकाया होगा। मैंने आज तक काफी तेज और शातिर लड़कियां देखी है लेकिन सब इससे नीचे ही है, पृथ्वी ने कहा। वो इधिका के खिलाफ आकर्ष को अच्छा खासा भड़का रहा था। ठीक है वो हमारी आंखों के सामने रहेगी तो उसके बारे में पता लगाने में और आसानी रहेगी, आकर्ष ने जवाब दिया। वो इधिका की सस्पिशियस लाइफ के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक था। आकर्ष जानना चाहता था क्या वाकई इधिका इस पूरे मामले में मासूम है या पूरी प्लानिंग के साथ उसके पास आई है। दूसरी तरफ इधिका और वसुधा साथ में बैठी हुई थी। आकर्ष के जाते ही उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी थी। बातें करते हुए अचानक वसुधा ने कहा, बहू मुझे एक राज की बात याद आई है और मुझे तुम्हें बताना है, इससे पहले कि मैं वो भूल जाऊं। कौन सा राज दादी? क्या आपको याद आ गया है कि मेरी और आकर्ष की शादी कैसे हुई थी? प्लीज मुझे बताइए, इधिका ने काफी बेचैन होकर पूछा। वो उम्मीद भरी नजरों से वसुधा की तरफ देख रही थी। आज उसकी और आकर्ष की शादी का राज शायद खुलने वाला था। CH-33 म्याऊं। इधिका वसुधा के साथ उनके रूम में थी। आकर्ष मीटिंग के चलते बाहर गया हुआ था। आकर्ष के जाने के बाद इधिका और वसुधा बात कर रहे थे। बातों बातों में वसुधा ने एक राज की बात बताने को कहा। इधिका को लगा कि वसुधा को इस बारे में याद आ गया है कि उसकी और आकर्ष की शादी कैसे हुई थी। इससे पहले कि वसुधा फिर से भूल जाती, इधिका ने जल्दी से पूछा, क्या याद आया है दादी आपको? इधिका की आंखों में चमक थी, मानो अगले ही पल वसुधा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हो। वसुधा तिरछा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें उस लड़के की वीकनेस बताऊंगी। जब कभी भी वो तुम्हें परेशान करेगा तो तुम उसे उसके खिलाफ यूज कर सकती हो। वसुधा की बात सुनकर इधिका का चेहरा उतर गया था। वो ये नहीं जानना चाहती थी तो उसने कोई जवाब भी नहीं दिया, जबकि वसुधा उसे सब कुछ बताना चाहती थी। उसके हिसाब से अगर इधिका आकर्ष के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेगी तो उनके बीच की दूरियां कम होगी। वसुधा ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट दी और कहा, उसके बड़े शरीर और लंबी हाइट पर मत जाना, वो जितना घमंडी बनता है उससे बिल्कुल अलग है। तुम्हें पता है उसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। उनकी बात सुनकर इधिका एक पल के लिए चौंक गई। वो अपने मन में बोली, मैंने आज तक किसी को बिल्लियों से डरते हुए नहीं देखा। हाँ, बचपन में एक लड़के को जरूर जानती थी जो छोटा सा था और बिल्लियों से बहुत डरता था। आकर्ष जैसे लंबे चौड़े आदमी को बिल्लियों से डर लगता है, ये सोचकर ही अजीब लग रहा है। इधिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक ही उसके दिमाग में उस छोटे बच्चे की यादें ताजा हो गई जो दिखने में काफी छोटा सा और क्यूट लगता था। इधिका का ध्यान तब टूटा जब अचानक वसुधा ने उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछा, अच्छा बताओ बहू, तुम्हें कौन सा पेट एनिमल ज्यादा पसंद है, कुत्ते या बिल्लियां? मुझे डॉग्स अच्छे लगते हैं दादी, इधिका ने मुस्कुराकर कहा। फिर अपने मन में बोली, ना जाने क्यों आज उस लड़के की याद अचानक से मेरे दिमाग में ताजा हो गई।
पहले मुझे कैट्स अच्छी लगती थी और मैं हमेशा आवारा बिल्लियों के साथ खेलती थी। उसे लड़के के आने के बाद मैंने भी बिल्लियों के साथ खेलना बंद कर दिया क्योंकि उसे डर लगता था। वसुधा आगे कुछ बोलती उससे पहले इधिका ने कहा, अच्छा दादी, आप ज्यादा बातें मत कीजिए। आपकी तबीयत सही नहीं है। आप सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है तो मैं भी सो जाती हूँ, वसुधा ने कहा और चुपचाप एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह लेट गई। कहने को वो उम्र में बड़ी थी लेकिन इधिका की सारी बातें मानती थी। उनके सोने के बाद इधिका भी सो चुकी थी। आखिर अगले दिन उसे आकर्ष के साथ ऑफिस जो जाना था। इधिका ने वसुधा के सवाल को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था लेकिन अगले दिन उसे समझ आ गया था। अगले दिन वो राजवंश एम्पायर में आकर्ष के फ्लोर पर थी। वहां आकर्ष, इधिका और पृथ्वी हैरानी से खड़े थे। इधिका के इर्द गिर्द एक सफेद फर वाला छोटा पिल्ला भौंकता हुआ उछल रहा था। उस पपी को लेकर पृथ्वी ही आया था। इस वजह से इधिका और आकर्ष उसकी तरफ घूर कर देख रहे थे। पृथ्वी ने गहरी सांस ली और कंधे उचकाकर कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, दादी का ऑर्डर था। उन्होंने कहा है कि मिस सिंघानिया का काम राजवंश एम्पायर में इस कुत्ते की देखभाल करना होगा। सीरियसली? हमारे इतने बड़े एम्पायर में एक कुत्ते को क्यों रखा जाएगा? ऊपर से उसकी केयर करने के लिए केयर टेकर तक हायर की जा रही है, आकर्ष चिढ़ते हुए बोला। पृथ्वी ने जवाब में कहा, हाँ, अजीब तो मुझे भी लगा था और बहुत फनी भी। मिस सिंघानिया को एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी सिर्फ एक कुत्ते को खिलाने के लिए। सुना था कि इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, पर ये बहुत ज्यादा चाइल्डिश है। आकर्ष ने गहरी सांस ली और पृथ्वी से बोला, दादी की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो, मैंने मिस सिंघानिया के लिए पहले से ही काम सोच रखा है। ऐसा करो, तुम उसे न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन के टीम 1 में ज्वाइन करा दो। वैसे तो न्यू एनर्जी रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट राजवंश एम्पायर का मैन बिजनेस नहीं था लेकिन आजकल ये काफी ट्रेंड कर रहा था। फ्यूचर में इसके डेवलपमेंट के बहुत स्कोप थे। यही सोचकर राजवंश एम्पायर ने इस फील्ड में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी और इधिका को अपने साथ आने को कहा। इधिका ने उस क्यूट से पपी को अपनी गोद में उठा लिया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आकर्ष ने उसे आते ही इतने इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में काम दिया है। वो उस पपी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, अच्छा, क्या तुमने इसका कोई नाम सोचा है? बोलते हुए उसने पृथ्वी की तरफ देखा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये आपका काम है, तो आप ही सोच लीजिए, पृथ्वी ने थोड़ा इरिटेट होकर जवाब दिया। मैंने सोच लिया, इधिका जल्दी से बोली। फिर उसने आकर्ष की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, हम इसका नाम म्याऊ रखते हैं। म्याऊ? लेकिन एक कुत्ते का नाम कब से म्याऊ होने लग गया? आकर्ष ने सिर हिलाकर कहा। होने को तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें इसका नाम म्याऊ रखने से कोई प्रॉब्लम है? इधिका ने आकर्ष को परेशान करते हुए पूछा। आकर्ष ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तुम इसका नाम म्याऊ रखो या फिर भौं भौं, बस काम पर ध्यान देना। उसके बाद इधिका पृथ्वी के साथ वहां से नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन की तरफ जाने लगी, जो कि उनके 20वें फ्लोर पर था। पृथ्वी इधिका के साथ लिफ्ट में था। वहां पहुंचने से पहले पृथ्वी ने इधिका से कहा, मिस सिंघानिया, वैसे तो इस डिपार्टमेंट के अंदर सभी पीएचडी किए हुए या फिर अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, लेकिन मिस्टर राजवंश ने आपको इस टीम में शामिल किया है क्योंकि दादी आपसे बहुत प्यार करती है। ये उन्होंने पहले ही सोच रखा था। फ्यूचर में ये आपके काम आएगा। देखा जाए तो आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है, फिर भी वहां सीखने की कोशिश कीजिएगा। इधिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चुप रहने पर पृथ्वी वापस बोला, एक्चुअली वो सर चाहते हैं कि आप दोनों की शादी पब्लिक ना हो,
अगर लोगों का पता चला तो फ्यूचर में तलाक लेने में दिक्कत आ सकती है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा रिलेशन पब्लिक ना हो ताकि फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, इधिका ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। उसकी बातें सुनकर पृथ्वी को गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन बोला, ये लड़की समझती क्या है अपने आप को, ये अपने आप को राजवंश एम्पायर के मलिक आकर्ष राजवंश से कंपेयर कर रही है। उनके सामने इसकी कोई औकात नहीं है, फिर भी बातें इतनी बड़ी बड़ी रहती है इसकी। पृथ्वी इधिका को डांटना चाहता था लेकिन तब तक वो अपने फ्लोर तक पहुंच चुके थे। न्यू एनर्जी रिसर्च डिवीजन को 2 भागों में बांटा गया था। एक हिस्से में रिसर्च का काम होता था तो दूसरा वहां काम करने वाले लोगों के कंफर्ट के हिसाब से बनाया हुआ हिस्सा था, जहां फूड एरिया, जिम एरिया, रेस्ट रूम और रिलैक्सिंग एरिया बना हुआ था। इधिका पृथ्वी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसके कानों में वहां काम करने वाले लोगों की आवाज पड़ी। उनमें से एक लड़का बोला, मैंने सुना है आज हमारी टीम में एक नई मेंबर आ रही है जो काफी यंग और ब्यूटीफुल है। अब तो काम करने में और मजा आने वाला है। हाँ, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा तो काम करने में भी मन लगेगा। मैं इन बोरिंग चेहरों को देखकर थक गया हूँ। काम करने वाली लड़कियां भी काफी अजीब सी है। काम के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। उसकी बात पर सहमति जताते हुए दूसरा लड़का मुंह बनाकर बोला। उनसे अलग तीसरा लड़का बोला, क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़की अभी अभी ग्रेजुएट हुई है। यहाँ इस टीम में डॉक्टर मर्चेंट को शामिल करने की बात की जा रही है। वो यहाँ पर क्या एक शोपीस की तरह खड़ी रहेगी? यहाँ इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है, खूबसूरत लोगों की नहीं। उनकी बातों से साफ था कि उन्हें इधिका के आने के बारे में पहले से पता था। उनकी बातें सुनकर इधिका को गुस्सा आने लगा। वो आगे कुछ कहता उससे पहले एक आदमी की सख्त आवाज सुनाई दी, क्या तुम लोगों को यहाँ गॉसिप करने के पैसे मिलते हैं? चुपचाप जाकर अपना काम करो वरना सबको यहाँ से निकाल दूंगा। उसको देखते ही सब वहां से जल्दी जल्दी निकल गए। वो टीम 1 का हेड रोहन था। उम्र लगभग 30 के आसपास, 5 फुट 11 इंच हाइट और चेहरे से ही गुस्से वाला। रोहन ने पृथ्वी और इधिका की तरफ देखा और पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस्टर चौहान, आप मेरी टीम में एक अनएक्सपीरियंस्ड कॉलेज स्टूडेंट को लाकर रख रहे हैं। इसका कारण जान सकता हूं मैं? बिग बॉस का ऑर्डर है, पृथ्वी ने सिर हिलाकर कहा। आकर्ष का नाम सुनते ही रोहन चुप हो गया। रोहन तो क्या, पूरे राजवंश एम्पायर में इतनी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आकर्ष के फैसले पर सवाल उठा सके। रोहन ने एक नज़र इधिका की तरफ देखा और बोला, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है या किसके कहने पर तुमने यहाँ ज्वाइन किया है। तुम्हें मेरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। आगे से यहाँ पर कुत्ते को लेकर नहीं आना है। इधिका ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद रोहन ने उसे अपने ऑफिस की तरफ इशारा किया और उसे वहां जाने को कहा। उसके जाते ही रोहन ने पृथ्वी से कहा, जाकर कह दीजिएगा मेरे प्यारे कजिन को कि ये आखिरी बार है। उसकी इस कंपनी में इतनी ही चलती है तो उसे बोलो ना कि डॉक्टर मर्चेंट को लेकर आए। क्या ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को यहाँ पर भेज रहा है? रोहन का पूरा नाम रोहन राजवंश था। वो भी राजवंश फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसने ये मुकाम अपने दम पर हासिल किया था। इसका एटीट्यूड उसके चेहरे पर नजर भी आता था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आकर्ष ने इधिका को इतने बड़े डिपार्टमेंट में सीधे जॉब दे दी, जबकि उस जगह को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पृथ्वी और रोहन फिर वहां से अपने अपने काम को निकल गए। इधिका अपने वर्क प्लेस पर थी। आज का दिन उसका काफी अच्छा बीत रहा था क्योंकि उसे कुछ खास करने को नहीं दिया गया था। वो पूरे दिन म्याऊ के साथ थी। जब सब लंच के वक्त इधर उधर हो गए थे तब इधिका ने अपने मन में कहा, मुझे जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। अल्जाइमर की दवाई बनेगी
तभी दादी पूरी तरह ठीक होगी और मुझे बता पाएगी कि मेरी और आकर्ष की शादी कैसे हुई थी। आई एम सो सॉरी आकर्ष, तुमने मेरे बारे में बहुत सोचकर मुझे यहाँ काम दिया है, लेकिन फिलहाल मेरा काम कुछ और ही है। इधिका ने इधर-उधर देखा और चुपके से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। उसे डेटा हासिल करने के लिए डेटा लाइब्रेरी के पास जाना था, जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल होती थी। इधिका को वहां जॉब देने से पहले आकर्ष और पृथ्वी को इसी बात का डर था कि कहीं उनका कोई प्राइवेट डाटा बाहर ना चले जाए। CH-34 आकर्ष और इधिका एक साथ लंच करेंगे। इधिका ने राजवंश एम्पायर ज्वाइन कर लिया था। वसुधा ने उसके लिए एक कुत्ता भिजवाया था और उसकी देखभाल करने का काम सौंपा था, तो वहीं आकर्ष ने उससे अलग उसे न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब दी थी। इधिका अल्जाइमर की मेडिसिन पर रिसर्च कर रही थी, जिसके लिए उसे कुछ डेटा चाहिए था। वो डेटा उसे राजवंश एम्पायर की डेटा लाइब्रेरी में मिल सकता था। सब लंच ब्रेक के लिए बाहर थे। तब इधिका ने डेटा लेने का सोचा और वो इधर-उधर डेटा लाइब्रेरी ढूंढने लगी। आगे जाकर इधिका को एक लड़का मिला। इधिका ने उससे धीरे से पूछा, वो मैं यहाँ नई आई हूँ और ऑफिस घूम रही थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो डेटा लाइब्रेरी कहाँ है? उसने मुस्कुराकर इधिका की बात पर हामी भरी। वो इधिका को डेटा लाइब्रेरी की डायरेक्शन बताने वाला ही था कि तभी रोहन वहां पर आ गया। उसने इधिका की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें डेटा लाइब्रेरी में जाकर क्या करना है, जो तुम वहां का एड्रेस पूछ रही हो? इधिका के चेहरे के भाव बिल्कुल नॉर्मल थे। उसने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कुछ सीखना है इसलिए मैं वहां जाना चाहती हूँ। इधिका के जवाब देने पर रोहन हल्का सा हंसा और फिर सार्कास्टिकली सिर हिलाकर बोला, तुम्हें डेटा लाइब्रेरी में जाकर कुछ सीखना है? ओह रियली? तुम एक अंडर ग्रेजुएट हो और वहां पर रखा डेटा इंटरनेशनल लेवल का है। पहले तुम बेसिक तो सीखो, बाद में इंटरनेशनल लेवल तक जाना। इधिका को उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और आकर्ष को कॉल करने का सोचा। उसने मन ही मन कहा, ठीक है, मैं अपनी शादी की बात सबसे रिवील नहीं कर सकती, लेकिन वो मेरा हस्बैंड है, तो कुछ तो एडवांटेज उठाना चाहिए ना मुझे। ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? इधिका नंबर डायल कर पाती या उसे मैसेज भेज पाती उससे पहले रोहन ने उसके मोबाइल स्क्रीन पर अपना हाथ रख दिया। वो बोला, जिसकी सिफारिश से तुम यहाँ पर आई हो, उसे कांटेक्ट करना बेकार है। ये मेरा डिपार्टमेंट है। उसका काम तुम्हें जॉब दिलाने तक का था। आगे मेरी चलने वाली है। बेहतर होगा ये उल्टी सीधी हरकतें करने के बजाय तुम काम के जरिए मुझे इम्प्रेस करो। शायद तब तुम्हें डेटा लाइब्रेरी में जाने का रास्ता मिल सकता है। पास खड़ा लड़का उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने बीच में बोलते हुए कहा, सर ये ओशियन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। मैंने इसके डॉक्यूमेंट देखे थे, इसके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं। किताबी ज्ञान और एक्सपीरियंस में फर्क होता है। मार्क्स तो और लोगों के भी अच्छे आए हुए हैं, तो क्या मैं उन सबको यहाँ पर लाकर बिठा दूं? रोहन उस पर गुस्सा करते हुए बोला। रोहन के हाथ में कुछ फाइल्स थी। उसमें से उसने एक को निकाला और इधिका को देते हुए कहा, ये न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। पहले इन्हें सीखो। न्यू एम्प्लॉय हो तो उसी की तरह बिहेव करो। बॉस बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इधिका ने उसे कुछ नहीं कहा और फाइल को पलटना शुरू कर दिया। ये सब उसके लिए नया नहीं था। वही डॉक्टर मर्चेंट थी, तो ये सब बेसिक वो कब का सीख चुकी थी। जितनी जल्दी वो पन्ने बदल रही थी। उसे देखकर रोहन ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट नहीं समझ रही? डॉक्टर मर्चेंट की तरह। सुना है उनकी मेमोरी फोटोजेनिक है। तुम्हें क्या लगता है तुम उनके लेवल की हो, जो एक बार पेज को देख लिया और अपने दिमाग में उन्हें बिठा लोगी? यहाँ टाइम वेस्ट मत करो और जाकर अपने क्यूबिकल में बैठो। इधिका इतनी देर से सुने जा रही थी।
उसने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा, आपको क्या लगता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा? तो तुम्हें लगता है कि तुम इसे समझ सकती हो? इतना आसान है क्या, जितना बातें बनाना? रोहन ने सिर हिलाकर कहा। इधिका उसकी बात का कोई जवाब देती, उससे पहले वो लड़का बीच में बोल पड़ा, सर ये सही कह रही है। ये इसे समझ सकती है और ये काफी इंटेलिजेंट भी है। उस लड़के का बार बार इस तरह बीच में दखल देना रोहन को पसंद नहीं आ रहा था। वो उसे घूरते हुए बोला, तुम इसके लॉयर हो या इसे जानते हो, जो इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाया और इधिका की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं इसे जानता हूँ। जब प्रोफेसर मिलर अपने प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे, तब ये हमारी टीम में शामिल थी। ये अंडर ग्रेजुएट है, फिर भी इसकी मेमोरी काफी अच्छी है। ये पढ़ने में भी अच्छी है और इसे चीज याद भी रहती है। हम सब पीएचडी कर रहे थे, फिर भी हमारी टीम के अंदर उन्होंने एक अंडर ग्रेजुएट को लिया। इधिका ने उस लड़के की तरफ गौर से देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ मुझे लग रहा था मैंने तुम्हें देखा है। तुम लक्ष्य बजाज हो ना? उस लड़के का नाम लक्ष्य बजाज था। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। लक्ष्य ने फिर रोहन की तरफ देखकर कहा, इसका बेसिक काफी अच्छा है और बाकी नॉलेज भी। आपने जो इसे फाइल दी है, ये तो उसके बारे में बहुत पहले से जानती हैं। रोहन को इस तरह लक्ष्य का तारीफ करना अच्छा नहीं लगा। वो इधिका की तरफ देखकर बोला, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ बेसिक है, जो किसी को भी आ सकता है। इतनी इंटेलिजेंट हो तो किसी मैन इशू को सॉल्व करके दिखाओ। सर ये ज्यादा हो जाएगा। अभी भी ये स्टूडेंट ही है। मैन इश्यू सॉल्व करना आसान नहीं है। हम खुद पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं, लक्ष्य ने इधिका के बचाव में कहा। नहीं कर सकती है, तो वो करें, जो मैं कह रहा हूँ। रोहन गुस्से में बोला, सुबह की मीटिंग में जो भी लिस्ट बनी थी, उसे लो। जाओ और जाकर रिसोर्स लाइब्रेरी में वो सब डेटा ढूंढकर लेकर आओ। उम्मीद है ये काम तुम दोनों बेहतर तरीके से कर लोगे। इधिका ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर लक्ष्य के साथ रिसर्च लाइब्रेरी में जाने लगी। रिसर्च लाइब्रेरी 25th फ्लोर पर थी। रास्ते में जाते हुए लक्ष्य ने कहा, तुम प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना। वो बहुत अच्छे इंसान है। पिछले कई दिनों से हम एक इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। वो पिछले कई रातों को ठीक से सोए भी नहीं। बस इसी वजह से थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम भी इतना स्ट्रेस मत लो, इधिका ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। कुछ ही देर में वो दोनों रिसोर्स लाइब्रेरी में पहुंच चुके थे, जो कि काफी बड़ी थी। लक्ष्य के पास एक प्रिंट आउट था। वो उसने इधिका को देते हुए कहा, सुबह मीटिंग में मैं मौजूद था तो मुझे याद है कि कौन सा डेटा कलेक्ट करना है। ये प्रिंट तुम्हारे काम आएगा। लाइब्रेरी काफी बड़ी है और हम सिर्फ 2 जब डेटा मिल जाए तो यहीं पर मिलते हैं। मैं उस तरफ हूँ। इतना कहने के बाद लक्ष्य दूसरी तरफ चला गया। इधिका ने इधर उधर देखा। लाइब्रेरी काफी बड़ी थी। वो अपने मन में बोली, हो सकता है मुझे जो चाहिए वो यहाँ मिल जाए। इसके साथ साथ मुझे अपना काम भी करना होगा। लक्ष्य के जाने के बाद इधिका अपने काम पर लग गई थी। दूसरी तरफ आकर्ष अपने केबिन में था। लंच ब्रेक खत्म हुए अभी 1 घंटा बीत चुका था, फिर भी आकर्ष ने खाना नहीं खाया था। अचानक उसके मोबाइल पर वसुधा का मैसेज आया। उसने मैसेज चेक किया तो उन्होंने लिखा था, शैतान लड़के तुमने अभी खाना खाया या नहीं? लग नहीं रहा खाया होगा। जरूर अभी भी काम में डूबे होंगे। हाँ दादी, बस अभी फ्री हुआ ही हूँ, कुछ देर में जाऊंगा, आकर्ष ने रिप्लाई दिया। सामने से वसुधा ने कहा, मुझे पहले से ही पता था। आज का लंच अपनी पत्नी के साथ करना और साथ में मुझे फोटो भी भेजना। वसुधा ने एक बार फिर उसे इधिका के साथ फंसाने की तैयारी कर ली थी।
आकर्ष मीटिंग का बहाना बनाने वाला ही था कि तभी वसुधा ने फिर से मैसेज करके कहा, अच्छे बच्चे अपने कमजोर और बीमार दादी को परेशान नहीं करते हैं। मजबूरन आकर्ष को उन्हें हाँ कहनी पड़ी। वो मन ही मन बोला, पता नहीं दादी आखिर चाहती क्या है। मुझे नहीं खाना है उसके साथ कुछ भी। आकर्ष काफी इरिटेटेड फील कर रहा था। उसने तुरंत पृथ्वी को वहां बुलाया। पृथ्वी ने आते ही पूछा, मैं बस आपका लंच ऑर्डर करने जा ही रहा था। आप मुझे मेनू बता दीजिए। लंच 2 लोगों के लिए ऑर्डर करना। दादी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि मुझे मिस सिंघानिया के साथ खाना खाना पड़ेगा। आकर्ष ने गहरी सांस लेकर कहा। पृथ्वी वहां से चला गया था। आकर्ष ने इधिका को मैसेज करके ऊपर के फ्लोर पर आने के लिए कहा था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। लगभग 15 मिनट में आकर्ष का लंच लग चुका था। पृथ्वी उसे बताने के लिए उसके पास आया था। तभी आकर्ष ने उससे पूछा, मिस सिंघानिया कहाँ है? वो रिसोर्स लाइब्रेरी में गई है। मैंने पता किया था कि वो कैसे और क्या काम कर रही है। पृथ्वी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आता हूँ, आकर्ष बोला और खुद ही इधिका को ढूंढते हुए रिसोर्स लाइब्रेरी में पहुंच गया था। वहां पहुंचने के कुछ ही देर में आकर्ष को इधिका मिल गई थी। वो किताबों में इतना खोई हुई थी कि उसे अपने फोन की वाइब्रेशन तक महसूस नहीं हुई। आकर्ष इधिका के पास जाता तभी उसकी नजर नक्श पर पड़ी, जो न जाने कब से इधिका को अजीब नजरों से घूर रहा था। इधिका फाइल को लेते हुए दूसरी तरफ मुड़ने लगी कि तभी वो किसी से टकरा गई। इधिका ने बिना ऊपर देख धीरे से कहा, आई एम सॉरी। मैंने ध्यान। इधिका बोलते हुए रुक गई क्योंकि उसके सामने नक्श खड़ा था। वो तुरंत उससे कुछ कदम दूर हो गई। नक्श इधिका की आंखों में देखते हुए सनक भरे लहजे में बोला, इधिका आजकल तुम दादी के आसपास बहुत रहती हो। उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो ना तुम? किसके लिए? आकर्ष चाचू के लिए ना। आकर्ष चाचू पसंद आ गए हैं क्या तुम्हें? इधिका ने गुस्से से नक्श की तरफ देखा और जवाब में कहा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। बेहतर होगा नक्श तुम मुझसे दूर रहो। इधिका नक्श के सामने से जाने के लिए दूसरी तरफ पलटने लगी। तभी नक्श उसके आगे आकर बोला, इन सब का कोई फायदा नहीं है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आकर्ष चाचू को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाओगी। वो और लड़कों जैसे नहीं है। वो लड़कियों से दूर रहते हैं। वो बस तुम्हें एक बेकार सा काम देकर तुम्हें अपने रास्ते से हटा रहे हैं। तुम अपनी खूबसूरती के जाल में उन्हें फंसा नहीं पाओगी। वो कोई कैरेक्टरलेस आदमी नहीं है। अचानक इधिका के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। वो सिर हिलाकर बोली, तुम भी तो पिछले कई सालों से मेरे पीछे थे। क्या तुम कैरेक्टरलेस थे? उसकी बातें सुनकर नक्श चौंक गया। वो आकर्ष और इधिका पर उंगली उठाना चाहता था, लेकिन उंगली उस पर ही उठ गई तो वहीं इधिका आंखों में इमोशन लिए उसे देख रही थी। इतने सालों में वो उसका इकलौता दोस्त था, जो न जाने अब क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। इधिका ने मन ही मन कहा, क्यों हो गए हो नक्श तुम ऐसे? तुम वो लड़के नहीं हो जिसे मैं जानती थी, जो मेरे लिए इतना सब कुछ करता था। मुझे पता था कि तुम ग्रेजुएशन सेरेमनी में मुझे प्रपोज करने वाले थे और मैं हाँ भी कहने वाली थी, लेकिन पता नहीं था चीजें इस तरह खत्म होगी। हालांकि इधिका नक्श की तरफ अट्रैक्टेड नहीं थी और ना ही उससे प्यार करती थी। वो उसका एक अच्छा दोस्त था। ज्यादातर अच्छे दोस्त अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। बस यही सोचकर इधिका नक्श को ना नहीं कहना चाहती थी। इधिका ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में कहा, नक्श ये सब करना जरूरी है क्या? क्या हम अच्छे तरीके से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं? रिश्ता तो वैसे भी नहीं बचा है। नक्श ने ना में सिर हिलाकर कहा, मुझसे नहीं होगा इधिका। नक्श ने दबाव में आकर आयशा से सगाई कर जरूर ली है, लेकिन इधिका को भूल पाना उसके लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। नक्श कुछ पल रुककर इमोशनल वॉइस में बोला,
मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़कर आयशा को प्रपोज कर दिया था और उससे शादी करने जा रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम को समझो इथिका, मेरे लिए भी ये आसान नहीं है। बिजनेस और अमीर फैमिलीज में हमेशा उनके मुकाबले में ही रिश्ता जोड़ा जाता है। फिर भी मेरी मॉम ने मुझे परमिशन दी कि मैं एक नॉर्मल लड़की से शादी कर सकता हूँ। पर तुम तो एक नॉर्मल लड़की भी नहीं हो। गलती चाहे मिस्टर सिंघानिया की ही क्यों ना रही हो, पर तुम उनकी नाजायज औलाद हो और तुम्हारा सोशल स्टेटस किसी भी बिजनेस फैमिली से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता था। मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की भी तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। नक्श अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी बेपसी दिखा रहा था जबकि इथिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन बोली, बचपन में यही लगता था कि मिस्टर सिंघानिया की गलतियों की वजह से मैं कभी सिर उठाकर नहीं चल पाऊंगी, पर मैं गलत थी। अब मैं बच्ची नहीं हूँ। अपना नाम और पहचान खुद बनाऊंगी और लोगों को साबित करके रहूंगी कि मेरी पहचान मेरे टैलेंट से होगी, ना कि मिस्टर सिंघानिया की सो कॉल्ड नाजायज औलाद के तौर पर। यही वजह थी कि इथिका सबसे अलग थी। उसे किसी अमीर आदमी के नाम और सहारे की जरूरत नहीं थी। वो खुद के दम पर बहुत कुछ कर सकती थी और इसके लिए उसने अपने दिन रात एक किए थे। नक्श को लगा कि उसके इतने समझाने के बाद इथिका समझ जाएगी, पर इथिका ने उसे देखकर फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू सो मच नक्श, मुझसे शादी ना करने के लिए। अगर ऐसा होता तो शायद कुछ पल के लिए मैं खुद का मकसद भूल जाती। इथिका बात को वहीं पर खत्म करने के जाना चाहती थी, पर नक्श इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ रहा था। उसे लगा था कि उसके इतना समझाने के बाद इथिका वापस उसके पास आ जाएगी, लेकिन इथिका अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी और उसकी जिद ने नक्श के गुस्से को कई गुना बढ़ा दिया था।